टाइप्स ऑफ वेक्टर यही पढ़ रहे थे, जिसमें था जीरो या इसी को क्या बोलते थे, नल वेक्टर। हिंदी में इसको क्या बोलते थे, शून्य सदिश। तो देखना, शून्य सदिश के बारे में हम क्या बताए थे कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, शून्य होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य सदिश। तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। ठीक है, तो जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जीरो। अब वो जीरो कैसे भी आ सकता है, इसमें मेन चीज क्या है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड या परिमाण। तो हमने क्या बोला था, जैसे a प्लस वेक्टर b, इन दोनों का मैग्नीट्यूड शून्य आ सकता है। या हमने बोला था a क्रॉस b, ये भी शून्य हो सकता है, लेकिन ये जो आएगा ये जीरो नहीं है, ये क्या है, एक वेक्टर है। तो हमने बताया था जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। तो a प्लस बी वेक्टर, तो एक हमने बताया था ये कैसा वेक्टर है, निगेटिव वेक्टर। तो जो ये रहेगा वो ये भी रहेगा, बस इन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट। तो इनको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, जीरो। उसी तरह a क्रॉस b की वैल्यू अगर जीरो होती है तो वो जीरो नहीं होगा, एक्चुअल में क्या होगा, जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर जीरो है या a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जीरो है, तो ये जो है जीरो, यही क्या है, जीरो वेक्टर। ऐसा बताए थे। उसके बाद हम लोग अगला इसी में देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर में ही फोर्थ टाइप, पैरेलल वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं समांतर सदिश। तो अब देखना, पैरेलल वेक्टर या समांतर सदिश क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, यूनिट सेम हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, पैरेलल वेक्टर। जैसे एग्जांपल देखना, हमने क्या बोला, ये एक वेक्टर a है और एक दूसरा वेक्टर ये b है। तो देखोगे वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, हमने क्या होता है, जो एरो है उसी का लेंथ उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो इसका एरो छोटा है और इसका एरो बड़ा है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और इसका मैग्नीट्यूड कम होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है। तो ये दोनों ही क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर हम लोग उनको बोलते हैं जिसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड और यूनिट ये दोनों सेम हो भी सकती है और नहीं भी। इसी तरह अगर हम लोग दूसरा देखें, तो एक वेक्टर ये है a और एक वेक्टर ये है b, ये दोनों एक ही चीज है, बस हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे कर दिया है। तो देखोगे ये वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, कम, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। तो हमें उसके मैग्नीट्यूड से मतलब ये डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अगर दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है तो क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर। जैसे हमने बोला कि एक वेक्टर a है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 न्यूटन ईस्ट, क्या है, 5 न्यूटन ईस्ट। हमने दूसरा एक वेक्टर ले लिया c जिसका मैग्नीट्यूड था 8 मीटर पर सेकेंड और ये कहाँ, ईस्ट। तो देखोगे दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन दोनों की क्या है, ईस्ट है। तो ये दोनों ही पैरेलल वेक्टर होंगे। मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट है, यूनिट भी दोनों का डिफरेंट है, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर डायरेक्शन सेम है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर। तो जैसे हम अगर इसको देखो एरो से, तो ये हमारा हो गया वेक्टर a जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। दूसरा वेक्टर c, इसकी भी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, बट
ये कितना है वेक्टर सी, ये है 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर हैं। तो पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट सेम हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर सेम रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर या समांतर सदिश। समझे? तो इसको लिख लो। अगला है एंटी पैरेलल वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं प्रति समांतर सदिश। ठीक है, तो देखना जो हम लोग इसके पहले पढ़े थे 4th नंबर पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन सेम होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट सेम हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन उनके बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 0 डिग्री होगा। ठीक है, पैरेलल वेक्टर में जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 0 डिग्री। तो कॉपी में लिख लेना पैरेलल वेक्टर में ही थीटा इक्वल 0 डिग्री, ये ऑलवेज। पैरेलल वेक्टर में लिख लेना थीटा इक्वल 0 डिग्री, थीटा इक्वल 0 डिग्री। ठीक है अगला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एंटी पैरेलल या प्रति समांतर सदिश। तो ये क्या बोलता है, सेम वही कहानी कि ए वेक्टर हुज डायरेक्शन अपोजिट, हिंदी में बोलेंगे ऐसा सदिश जिसकी दिशा विपरीत होती है। ठीक है, दूसरा चीज क्या, दूसरा हम लोग ये बोलेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे पैरेलल में क्या बोले थे कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, तो यहाँ पर भी यही होगा, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, यूनिट सेम हो सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पर जो दूसरा इसका पॉइंट है, दूसरा क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट में आर may not be सेम। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसा सदिश जिसका दिशा विपरीत हो, और दूसरा क्या बोलेंगे, उसका परिमाण, उसका परिमाण व इकाई समान हो भी सकती है और नहीं भी। तो देखना एंटी पैरेलल क्या बोलता है कि ऐसा सदिश जिसका दिशा क्या हो, विपरीत हो। इंग्लिश में ए वेक्टर व्हिच डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि दो वेक्टर ऐसे होंगे जिनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, बट उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट यानी उनका परिमाण और इकाई सेम हो भी सकता है और नहीं भी। इसलिए हमने क्या लिखा है, मे और मे नॉट बी। तो होगा तो भी अच्छा है और नहीं होगा तो भी अच्छा है, लेकिन होंगे वो एंटी पैरेलल ही। जैसे अच्छा, इसका तीसरा पॉइंट खास क्या कि एंटी पैरेलल जो वेक्टर होते हैं इनका जो थीटा होता है या एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ये ऑलवेज होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। अब अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखें तो हमने बोला कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, दूसरा एक वेक्टर बी है। तो देखोगे दोनों क्या डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो देखोगे कि ए का मैग्नीट्यूड कम है और बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्योंकि
बी वेक्टर की जो एरो है उसका लेंथ ज्यादा है, तो हमने बोला था कि वेक्टर की लेंथ ही उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और ए का मैग्नीट्यूड कम है, तो मैग्नीट्यूड समान भी हो सकता है और नहीं भी, तो ये दोनों ही क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे भी अगर कर दे, ये वेक्टर ए और दूसरा ये वेक्टर बी, तो देखोगे कि दोनों ही वेक्टर जो हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये भी एंटी पैरेलल है, ये भी एंटी पैरेलल है, समझे। इसके अलावा अगर हम लोग चाहें तो इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। अब देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। तो देखना, ध्यान देना, जो हमने निगेटिव वेक्टर पढ़ाया था उसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। निगेटिव वेक्टर क्या बोलता है कि डायरेक्शन बस अपोजिट होनी चाहिए, बाकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो निगेटिव वेक्टर है उसमें केवल डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट ये सेम होता है। लेकिन जो एंटी पैरेलल है इसमें डायरेक्शन तो अपोजिट होती ही है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी। अगर सेम होगा तो फिर वो निगेटिव हो जाएगा, फिर वो एंटी पैरेलल नहीं रहेगा। तो जैसे इसको देखोगे, अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दें तो ऑलमोस्ट ए और बी की लेंथ क्या हो गई, इक्वल। तो अब ये एंटी पैरेलल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, अपोजिट वेक्टर। अगर हम लोग ऐसा मान लें कि ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो ये वेक्टर क्या हो गए, निगेटिव। तो एंटी पैरेलल कैसे पता चलेगा, एंटी पैरेलल हमें ऐसा पता चलेगा कि डायरेक्शन तो अपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड सेम ना हो, ठीक है। तो जैसे देखोगे तो हमने क्या बताया था कि ये और ये दोनों ही क्या होंगे, अपोजिट वेक्टर। ध्यान देना, ये दोनों ही क्या होंगे, अपोजिट वेक्टर। ये लोग पैरेलल वेक्टर नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपोजिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या बोलता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट सेम होना चाहिए, बस डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। लेकिन ये क्या बोलता है, डायरेक्शन तो अपोजिट रहे बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट में नॉट बी सेम या में बी सेम, तो हम लोग जो में नॉट है इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, यूनिट एंड डायरेक्शन में नॉट बी सेम डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि हो नहीं सकता है, सीधा सा बोल रहे हैं, उसका डायरेक्शन और इकाई समान हो भी सकती है, हो भी सकती है को सीधे लिख सकते हैं क्या, नहीं हो सकती है, क्या लिख देंगे, नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर यूनिट और डायरेक्शन सेम हो जाएगा और मैग्नीट्यूड भी, तो फिर वो अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे। तो ये कैसा है, एंटी पैरेलल। इनमें एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, लेकिन ये अपोजिट वेक्टर है दोनों। कैसे पता चला, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट भी मान रहे हैं कि सेम है, इसका भी मैग्नीट्यूड और यूनिट सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, जबकि एंटी पैरेलल में डायरेक्शन अपोजिट होती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट सेम नहीं होता है। समझे, समझे कि नहीं समझे। तो ये होता है एंटी पैरेलल। फिर उसके बाद अगला हम लोग देखें, तो अगला जो है हमारा 6 नंबर, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश, या इसी को बोलते हैं इकाई सदिश, एकांक सदिश या इकाई सदिश। तो देखो, जो यूनिट वेक्टर होता है ये क्या बोलता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, यानी एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना आ जाए, 1 आ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर का हमारे फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज हम लोग करते हैं डायरेक्शन देने के लिए। इसका यूज कहाँ करेंगे, डायरेक्शन देने के लिए।
तो एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना आ जाए 1, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेक्टर नहीं एक अलग साइन का यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैप, जिसके ऊपर लगा देंगे, जैसे सी पर लगा दिए तो हो गया सी कैप, ए पर लगा दिए ए कैप, बी पर लगा दिए बी कैप। तो यूनिट वेक्टर, इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई या एक हो, इकाई या एक दोनों का मतलब सेम ही होता है, एक हो। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ए वेक्टर whose magnitude is unity। अब हम लोग इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज हम लोग डायरेक्शन देने के लिए करते हैं, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। अगर हम लोग इसके रिप्रेजेंटेशन को देखें तो इसको देखो ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको ऐसे। तो ये जो भी लिखा है ना इसको हम लोग बोलते हैं कैप, क्या बोलते हैं, कैप। तो जो ए कैप होता है इसके लिए एक फार्मूला आता है, ए कैप इक्वल ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉड। तो यहाँ पर ये क्या है, यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए कैप। और ये क्या है, ए वेक्टर जो कि जनरली होता है, और ये क्या है, इसी का मैग्नीट्यूड है, समझे, ये क्या है, उसी का मैग्नीट्यूड है। तो ये बोलता है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई या एक हो, या ये बोलता है इंग्लिश में कि ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिटी, कितना हो, यूनिटी या एक। तो अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कैप से, मतलब कोई भी संख्या लिखेंगे या कोई भी अल्फाबेट लिखेंगे उस पर कैप लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर। इनका यूज कहाँ करते हैं, डायरेक्शन के लिए। कहाँ यूज करेंगे, डायरेक्शन के लिए। ए कैप इक्वल होता क्या है, ए वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, समझे। तो ये हमारे फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा काम के लायक वेक्टर है। तो इसको लिख लो, फिर आगे का देखते हैं। अगला है 6 नंबर है 7। अगला जो वेक्टर का टाइप है वो है कोलिनियर। हिंदी में बोलते हैं समरेखीय सदिश। तो देखना, समरेखी या कोलिनियर वेक्टर होता क्या है, ऐसा सदिश जो एक ही रेखा पर हो या एक ही पथ पर हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विच लाई ऑन सेम पाथ या सेम लाइन। तो ऐसा सदिश जो एक रेखा पर हो या एक पथ पर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर या समरेखी। सम मतलब समान, रेखी मतलब रेखा पर। तो बोलता क्या है, ऐसा सदिश जो एक ही रेखा पर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर। इंग्लिश में बोलते हैं विच लाई ऑन
सेम लाइन, या बोल सकते हो सेम पाथ। तो देखना ये क्या बताना चाहता है, जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक, इस लाइन पर हम लोग क्या करते हैं कि 2 से 3 वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। एक वेक्टर ये ए, दूसरा वेक्टर ये बी, तीसरा वेक्टर ये सी। तो देखोगे कि तीनों वेक्टर जो हैं एक लाइन पे हैं, एक पथ पे हैं, और सभी का लाइन या पथ क्या है, सेम है, अलग अलग नहीं है। तो वही तो बोलता है एक ऐसा सदिश जो एक ही रेखा पर हो। तो देखोगे एक ही लाइन पे सारे वेक्टर हमारे आ गए, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर या समरेखीय सदिश। तो ये बोलता है कि सेम लाइन पर अगर कोई वेक्टर है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर। अब ये जो कोलिनियर वेक्टर है इनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है। जैसे अगर इन्हीं को हम लोग ऐसे कर दें, देखो इस तरीके से, तो अब देखोगे तो हो सकता है कि हमारा वेक्टर ऐसे भी तो हो सकते हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो देखोगे कि दोनों एक दूसरे पर क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट में एंगल कितना होता है, 180, और सेम डायरेक्शन में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग करने आता है। इसको उठा के इसी पर शिफ्ट कर दो तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। इनको इस पर शिफ्ट करो, क्योंकि एंगल का हमने फार्मूला क्या बताया था कि टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो जब इसके टेल को इससे ज्वाइन करोगे तो ये एज इट इज इसी पर आ जाएगा। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और इसको इससे अटैच करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, और एक सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 डिग्री का बनता है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो एंगल 180 डिग्री, अगर डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 डिग्री। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा इक्वल कितना है, 0 डिग्री, और इनके बीच का एंगल थीटा कितना है, 180 डिग्री। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन होता है तो एंगल 180 डिग्री, अगर सेम डायरेक्शन होता है तो एंगल 0 डिग्री। अगला जो होता है इसी में उसको देख लेते हैं हम लोग, 8वां नंबर, 7वां है ना, 8वां, उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर। क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे, समतलीय। समतलीय सदिश। अब देखो समतलीय या कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जो कि एक ही प्लेन में हो। ये क्या था, एक लाइन में है, और ये क्या होता है कि एक प्लेन में हो, यानी एक तल में। जैसे हमने बोला कि ये 2 वेक्टर हैं, ठीक है, इनको इस पर ऐसे लगा दो तो क्या ये एक ही प्लेन में है। अब अगर इनको ऐसे भी कर दो तो भी एक ही प्लेन में है, इनको ऐसे कर दो तो भी एक ही प्लेन में है। भाई इनका प्लेन क्या होगा, अगर इस पर है तो इनका प्लेन बोर्ड हो गया। अगर हमने इनको ऐसे कर दिया तो अब इनका प्लेन क्या होगा, ये होगा। अगर ऐसे कर दिया तो इनका प्लेन ये हो गया, अगर ऐसे कर दिया तो इनका प्लेन ये हो जाएगा। तो है तो एक ही प्लेन में। तो ये क्या बोलता है, कोप्लेनर, मतलब ऐसा वेक्टर जो एक प्लेन में हो। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, ऐसा सदिश जो एक ही तल में हो या प्लेन में हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विच लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है, अब देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है। अगर 2 वेक्टर हैं, ठीक है, जैसे ये 2 वेक्टर, तो अभी इनका प्लेन ये है, ऐसे कर दिए तो इनका प्लेन ये है। 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे, लेकिन 3 वेक्टर एक प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी। कैसे, जैसे हमने ये 3 वेक्टर ले लिया, अब देखो अभी ये तीनों सेम प्लेन में है, तीनों का प्लेन ये है, ऐसे कर दिए तो भी तीनों का प्लेन ये है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें तो अब एक, ये तो 2 प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, लेकिन ये आ रहा है क्या हमारे प्लेन में, नहीं आ रहा है। अगर हम लोग इसको लें ये वाला प्लेन तो ये नहीं आएंगे दोनों। तो 3 वेक्टर सेम प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन 2 वेक्टर हमेशा ऑलवेज सेम प्लेन में होते हैं। जैसे ये 2 वेक्टर,
इसका चाहे तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, किसी भी कर लो, ये सेम प्लेन में होंगे। लेकिन जैसे 3 वेक्टर लेंगे, ये सेम प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि हमने जैसे इसको किया ऐसे, ये देखो सेम प्लेन है, ऐसे कर दिया तो भी सेम प्लेन है। लेकिन जैसे हमने इसको ऐसे कर दिया, अब ये सेम प्लेन में नहीं, क्योंकि इनका प्लेन ये है जबकि ये दूसरे प्लेन में है। तो 3 वेक्टर सेम प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट 2 वेक्टर हमेशा सेम प्लेन में होते हैं। तो यहां पर ये लाइन हम लोग लिख सकते हैं, नंबर फर्स्ट, 2 वेक्टर ऑलवेज सेम प्लेन। हिंदी में क्या बोलते हैं, 2 सदिश हमेशा एक तल में रहते हैं, एक तल में रहते हैं। 2 वेक्टर ऑलवेज सेम प्लेन। बट अगर हम लोग बात करें दूसरे पॉइंट की, तो बोल सकते हैं 3 वेक्टर may or may not be same plane। हिंदी में क्या बोलेंगे, 3 सदिश एक ही तल में, एक ही तल में हो भी सकते हैं और नहीं भी। बोलो, किसी को कोई डाउट? तो 2 वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे। हाँ बोलो। एक ही, जो एक ही तल में हो, या इंग्लिश में विच लाई ऑन सेम प्लेन। तो ऐसा सदिश जो एक ही तल में होता है उनको हम लोग क्या होता है, को प्लेनर। इनके लिए 2 बात, क्या कि 2 वेक्टर ऑलवेज सेम प्लेन, या 2 सदिश हमेशा एक तल में होते हैं। लेकिन 3 सदिश एक तल में हो भी सकते हैं और नहीं भी। हमने जैसे तुम्हें दिखाया कि ये 3 वेक्टर ये सेम प्लेन में है, लेकिन जैसे इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया, अब इनका प्लेन सेम नहीं हो सकता है। तो 3 वेक्टर सेम प्लेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, को प्लेनर वेक्टर। देखना अगला हम लोगों का क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हिंदी में बोलते हैं सदिश के योग या जोड़ का नियम। तो जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है या सदिश के योग का नियम है, इसमें 2 मेथड होता है वेक्टर को ऐड करने का। पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, या इसी को बोलते हैं जियोमेट्रिकल मेथड। हिंदी में भी ग्राफी ही बोलते हैं, ग्राफीय विधि। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, इसमें 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है ग्राफी और दूसरा होता है एनालिटिकल। ग्राफी में हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसा कि पहले कर रहे थे कि अगर 2 वेक्टर है, एक का वैल्यू 5 न्यूटन है, दूसरे का 7 न्यूटन है, तो उनका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है,
तो वो होता है हमारा जियोमेट्रिकल मेथड, जिसमें हम लोग डायग्राम से सॉल्व करेंगे। एनालिटिकल में फार्मूला रहेगा, फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, सीधे आंसर। तो हम लोग दोनों मेथड को देखेंगे। जो ग्राफिकल मेथड है इसके 3 पार्ट हैं, इसके भी उसके भी, दोनों को भी 3 पार्ट है, यानी कि वेक्टर को हम लोग 3 तरीके से जोड़ते हैं। जो पहला है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज का योग नियम। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का योग नियम। तीसरा इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर या पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन, हिंदी में इसको बोलते हैं बहुभुज का योग नियम। तो ये हम लोग वेक्टर को ऐड करने के 2 मेथड, एक तो ग्राफिकल, दूसरा एनालिटिकल। ग्राफिकल के 3 पार्ट या एनालिटिकल के भी 3। तो ग्राफिकल में पहला है ट्रायंगल या त्रिभुज का नियम, दूसरा है समांतर चतुर्भुज और तीसरा है बहुभुज का नियम। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। इन तरीके से हम लोग वेक्टर को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे अभी आगे इसी में हम लोग देखते हैं कि वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। तो इतना लिखना, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे वेक्टर को ऐड करेंगे। वो फर्स्ट मेथड इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हिंदी में बोलते हैं सदिश के योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, तो देखना जो रूल है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर 2 वेक्टर, यदि इसके रूल की बात करें तो वो बोलता है कि अगर कोई भी त्रिभुज या ट्रायंगल है और उसकी 2 साइड से आप भुजाएं किसी वेक्टर को प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करती है, और एक थर्ड वेक्टर या थर्ड साइड जो कि त्रिभुज के तीसरी भुजा या तीसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो वो बोलता है कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो बोलता है कि 2 वेक्टर हैं ए और बी, अगर वेक्टर ए और बी त्रिभुज के किसी 2 भुजा या साइड्स को प्रेजेंट करती है, तो इन दोनों का जो परिणामी है, यानी इन दोनों को ऐड करने पर जो भी आएगा वो त्रिभुज की तीसरी साइड से या भुजा रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन इनके विपरीत क्रम में। तो वो क्या बोलता है कि ये जैसा है टेल और इसका हेड, फिर इसका टेल इसका हेड, ऐसे ये जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि टेल से टेल या हेड से हेड होना चाहिए, एक का टेल तो दूसरे का हेड। इस रीअरेंजमेंट या इस सीक्वेंस में अगर ये है तो बोलता है कि जो थर्ड साइड है इसकी, ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है, तो ये इसकी थर्ड साइड, ये इसकी थर्ड साइड, तो ये क्या हो गया, इसका तीसरी भुजा।
ये बोलता है ये जो इसकी थर्ड साइड है ये इन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड या परिणामी को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन अपोजिट ऑर्डर या अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब हमने क्या किया, इसका हेड इसका टेल, अब यहाँ पर जो है इसका हेड इसका टेल नहीं करेंगे, ये दोनों सेम ऑर्डर में रहेंगे कि ये अपोजिट ऑर्डर में रहेगा, यानी कि अब यहाँ पर इसका हेड रहेगा, इसका हेड और ये इसका टेल। तो यहाँ पर जो एंगल है उसको हम लोग अब अल्फा बोलते हैं, थीटा नहीं बोलते। और ये जो साइड्स है इसको हम लोग बोलते हैं आर वेक्टर। तो ये क्या बताता है कि इन दोनों का ये मैग्नीट्यूड है। तो देखोगे तो ये क्या एक त्रिभुज है या ट्रायंगल है, तो बोलता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स या भुजाएं किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं और वो सेम ऑर्डर में अरेंजमेंट है या सेम क्रम में व्यवस्थित है, जो थर्ड साइड होगी या तीसरी भुजा होगी वो इनके परिणामी को रिप्रेजेंट करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा मतलब यहाँ पर हेड है जो है इसके टेल से अटैच है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा परिणामी या मैग्नीट्यूड की लाइन होगी वो इसका अपोजिट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे ये है, यहाँ पर इसका टेल और इसका हेड ऐसे नहीं करेंगे, इसका हेड इधर रहेगा और टेल इधर रहेगा, यानी कि अपोजिट होना चाहिए। अगर हम लोग इसको देखो ऐसे कर देंगे जैसा वो ऐसे, तो फिर से वही सेम क्रम हो गया ना, क्या हेड इसका टेल, इसका हेड इसका टेल, तो इसका टेल इसका हेड और इसका टेल, तो ये सभी एक सीक्वेंस में हो गए। तो वो बोलता है कि सेम सीक्वेंस नहीं चाहिए, जो रिजल्टेंट है उसका सीक्वेंस अपोजिट कर दो। मतलब जो ए और बी है इनको सेम डायरेक्शन में ले जाओ, लेकिन जो रिजल्टेंट है इसको अपोजिट में ले आओ। ये कौन है, वेक्टर ए, और इधर है वेक्टर बी, इधर कौन है, वेक्टर बी, लेकिन ये जो अपोजिट क्या है कौन है, वेक्टर आर या उसका रिजल्टेंट। वो बोलता है कि अगर ए और बी किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं और किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ए और बी किसी ट्रायंगल की साइड है और किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, जो उसकी थर्ड साइड या तीसरी भुजा होगी अपोजिट क्रम में इन दोनों के मैग्नीट्यूड या परिणामी को रिप्रेजेंट करेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर जो आर है, यहाँ पर जो आर है ये आर वेक्टर इक्वल क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये जो आर आया है ये क्या है, इन दोनों का टोटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और इसमें डायरेक्शन भी होता है या मैग्नीट्यूड वन लिख देते हैं। अगर हमसे डायरेक्शन पूछता है ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लोग इस अल्फा के साथ बताएंगे और हमेशा इसके रिस्पेक्ट में लेंगे। तो अगर हमसे कोई डायरेक्शन पूछ दे कि इसकी डायरेक्शन किसकी होगी, यानी जो रिजल्टेंट या परिणामी आया है इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, तो इसका डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि इसका डायरेक्शन अल्फा है। अब हो सकता है कि ये ए से 30 डिग्री हो, ए से 45 डिग्री हो, ए से 60 डिग्री हो या ए से 90 डिग्री हो। तो डायरेक्शन हम लोग अल्फा के रिस्पेक्ट में बताएंगे, लेकिन रेफरेंस किसको लेंगे, ए को ही। समझे, तो यही होता है वेक्टर का एडिशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश के योग का त्रिभुज नियम। तो अगर दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो वो बोलता है कि अगर कोई त्रिभुज या ट्रायंगल ले लो जिनकी दो साइड्स या भुजाएं वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो जो थर्ड साइड या भुजा है वो उनके मैग्नीट्यूड या परिणामी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसका जो ऑर्डर या क्रम है वो विपरीत दिशा में होना चाहिए। समझे, तो पहले नियम लिख लो क्या है, फिर उसके बाद लिखना यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, तुम लिख लेना इंग्लिश में, इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाई, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में दो सदिश को व्यक्त करती हैं, रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, एक ही क्रम में दो
दो सदिश को व्यक्त करती हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के योग, उन दोनों सदिशों के योग, ब्रैकेट में लिख लेना परिणामी, ब्रैकेट में लिख लेना परिणामी, ब्रैकेट में लिख लेना परिणामी सदिश को प्रदर्शित करती है, सदिश को प्रदर्शित करती है। तो वो क्या बोला है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिश को व्यक्त करती हैं, त्रिभुज की तीसरी भुजा परंतु विपरीत क्रम में दोनों सदिशों के योग अर्थात परिणामी के बराबर होता है या परिणामी को व्यक्त करता है, यही बोला है। तो डायग्राम को बना लो, तुम लिख लेना if two vector are represented by two sides of a triangle in magnitude and direction, in magnitude and direction taken in same order, taken in same order, then the resultant is, then the resultant is given by the third side, given by the third side of a triangle, of a triangle in magnitude and direction, in magnitude and direction taken in opposite order, taken in opposite order। अब इसको बना सकते हो तुम लोग।